सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी कक्षा में तुम सबको स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का व्याकरण विभाग का एक विषय पर ध्यान देंगे। विषय का नाम है समास। पहले हम जानेंगे कि समास की संज्ञा क्या होती है, उसके प्रकारभेद के बारे में, और फिर उसके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। तो समास किसे कहते हैं? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि उसे समझने के लिए थोड़ा और उसे विस्तार करेंगे। समास का तात्पर्य यह होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि बड़ा सा वाक्य को छोटा बनाना, संक्षिप्त करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है उसे समास कहलाता है। यानी कि इसे एक ही शब्द में अगर हम कहें संक्षिप्तीकरण, वाक्य जितना बड़ा हो उसे छोटा करके संक्षिप्तकरण बनाने को समास कहा जाता है। तो संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। यानी कि इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो आज हम समस्त पद क्या है, विग्रह पद क्या है, उसके बारे में देखेंगे। थोड़ी कुछ उदाहरण उसने दिया है, जैसे कि रसोई के लिए घर, यानी कि रसोई घर। यहाँ पर के लिए जो कि हमारा होता है एक विभक्ति चिन्ह। कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए? संप्रदान कारक का। हाथ के लिए कड़ी, यानी कि हथकड़ी। यहाँ पर के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसे छुपा दिया गया है और एक उससे नया शब्द बन गया, जैसे कि हथकड़ी। नील और कमल, नीलकमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। ऐसा ही बनाया जाता है। का यहाँ पर हो गया संबंध कारक का एक विभक्ति चिन्ह, यानी कि समास के साथ कारक और विभक्ति का रूप यानी कि चिन्ह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को छुपाया दिया गया है और जिससे एक शब्द बन गया जिसे हम कहेंगे समास का एक संक्षिप्त रूप। और ध्यान देंगे, ये हमारा विषय वस्तु है जो कि राजा का पुत्र, राजपुत्र। माता और पिता, माता पिता। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। रसोई के लिए घर, रसोई घर। यहाँ दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाया गया है। यानी कि राजा एक पद है और पुत्र एक पद है और दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाया गया है। इसे मिले हुए अर्थात संक्षिप्त रूप को हम समास कहते हैं। ऐसे पदों को मिलाकर लिखना चाहिए। कभी कभी आवश्यक हो तो उसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारा एक विषय वस्तु गया है जिसका नाम है विराम चिन्ह और वहाँ पर इस योजक चिन्ह के बारे में भी लिखा गया है। तो समास में इस योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखो, माता और पिता के बीच में, यानी कि मिले हुए एक पद को समस्त पद कहते हैं और अनेकों पदों को विग्रह पद कहते हैं। तो समास मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है अव्ययीभाव समास, तीसरा होता है द्वंद्व और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, चारों समासों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। फिर हम उसके बारे में एक एक करके जानेंगे कि उसे क्या और कैसे कहा बनाया जाता है। पहले एक छोटा सा परिचय। समास के भेद यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और आखिरी में बहुब्रीहि समास। तो जो पहला होता है अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो
उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु कर, इनमें यथा और अव्यय है। जो तत्पुरुष है समास है उसके बारे में, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी कि रचित। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगाता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तीसरा समास होता है द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगाता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। फिर हम देखेंगे बहुब्रीहि समास पर, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इन सारे समासों के बारे में अब हम ध्यान देंगे कि क्या और कैसे इसका उपयोग होता है। पहला हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास का उपयोग कैसा होता है। जो तत्पुरुष समास होता है तो तत्पुरुष समास के प्रकार भेद जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। यानी कि पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा होता है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष समास और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे कि हमारे विभक्ति और कारक में 7 रूप दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो पहला रूप होता है कारक विभक्ति का कर्ता उसे निकाल दिया गया है। यानी कि दूसरे कारक से आखिरी कारक तक उसे लिखा गया है। कर्म से लेकर अधिकरण तक सारे कारकों को यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। जैसे कि पहला हो गया कर्म तत्पुरुष, यानी गिरह को काटने वाला, को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हो गया कर्म तत्पुरुष का। करण तत्पुरुष मन चाहा, मन से चाहा, यानी कि से हो गया यहाँ पर विभक्ति चिन्ह। फिर संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये हो गया हमारा अब के लिए संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह। अपादान में है देश निकाला, देश से निकाला, तो से हो गया यहाँ पर हमारा अपादान पुरुष। संबंध गंगा का जल, का हो गया विभक्ति चिन्ह गंगा का जल। बहुत ही सहज उपाय है, समझने में आसानी होगी। अधिकरण तत्पुरुष समास, जो कि नगरवास, नगर में वास, यहाँ पर में हो जाता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। और उसके बारे में कुछ और जानकारी, तो यहाँ पर संज्ञा के साथ कुछ उदाहरण। जिस समास में, थोड़ा ध्यान से सुनो, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है उसे कारक आधारित तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह को, यानी कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को है तो गृह को आगत। कर्म तत्पुरुष समास में जो गृह को आगत लिखा गया है यहाँ पर को मिटा दिया गया है, इसलिए जो शब्द बना उसे हम कहेंगे गृहागत। उसी के प्रकार स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। करण तत्पुरुष समास, ईश्वर द्वारा दत्त, यहाँ पर द्वारा को मिटा दिया गया है पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह को। ईश्वर द्वारा दत्त जो पूर्व पद है वहाँ पर द्वारा को मिटा दिया गया है, ये हो गया हमारा ईश्वर दत्त। नीति से युक्त, यानी कि से हो गया अपादन कारक का हमारा विभक्ति चिन्ह, तो उसे हम मिटाकर नीति युक्त लिख लेंगे। फिर संप्रदान तत्पुरुष समास,
तीसरा जो है संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पर उत्तर पद क्या है? उत्तर पद को प्रधान माना गया है, यानी कि रसोई के लिए घर, रसोई करीबा पाई घर दरकार। तो रसोई के लिए रसोई यहाँ पर हो जाता है उत्तर पद और घर हो जाता है यहाँ पर पूर्व पद। तो पूर्व पद का जो विभक्ति चिन्ह है यानी कि के लिए, उसे मिटाकर अगर हम वाक्य को लिखेंगे, शब्द को लिखेंगे तो रसोई घर बन जाएगा। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। उसी के प्रकार का अपादान तत्पुरुष, पद से च्युत, पदच्युत। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त पहला होता है उत्तर पद जो कि प्रधान होता है, फिर बाद में जो पद आता है उसे हम पूर्व पद कहेंगे जो कि उसके साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ होता है। राष्ट्र का पति, संबंध तत्पुरुष में राष्ट्रपति। राम की कथा, राम कथा। विद्या का सागर, विद्यासागर। उसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष में आनंद में मग्न, में यहाँ पर हो गया हमारा अधिकरण विभक्ति कारक का चिन्ह है। तो आनंद में मग्न, आनंद हो गया उत्तर पद और मग्न हो जाता है पूर्व पद, यानी कि दोनों मिलने से जो शब्द बनता है उसे हम कहेंगे आनंद मग्न। पुरुषों में सिंह, पुरुष सिंह। दान में वीर, दानवीर। आप पर बीती, आप बीती। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तब दूसरे भाग में देखेंगे कि जिस समास में विशेषण और विशेष्यका या उपमान और उपमेय का मेल हो एवं उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि विशेषण और विशेष्य। नीली गाय, यहाँ पर गाय हो जाता है विशेष्य और नीली हो जाता है विशेषण, यानी कि विशेषण और विशेष्य का या फिर उपमान और उपमेय जिसके साथ तुलना की गई हो और जिसका तुलना किया जाता हो, जैसे कि नीली गाय। और उसके प्रकार महान पुरुष, महापुरुष। उसी के प्रकार चंद्र के समान मुख, चंद्र की समान मुख यानी मुख की तुलना चंद्र सहित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम विशेषण विशेषण अगर कहेंगे तो वहाँ पर यह हो जाएगा चंद्रमुख। चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, ये हो गया हमारा चरण कमल। उसे हम कहेंगे कर्मधारय तत्पुरुष समास, यानी विशेष्य और विशेषण यथा उपमान और उपमेय का अगर मेल होता है एवं उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर नीली गाय, जैसे गाय हो गया हमारा विशेष्य और नीली हो जाता है हमारा विशेषण, तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो जाता है। नीले रंग की गाय, तो इसे हम कहेंगे कर्मधारय तत्पुरुष समास। फिर जिस समास में दो शब्दों के मध्य के पद या पदों को लोप हो उसे मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी बीच के बाला बीच में जो शब्द होता है उसे छुपा दिया जाता है, वो कहीं पर लुप्त हो जाता है। दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी कि में डूबा हुआ को छिपा दिया गया और शब्द बन गया दही बड़ा। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। गुरु के संबंध से भाई, गुरु भाई। उसी प्रकार जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि 5 बटों का समूह, पंचबटी। यहाँ पर 5 बटों हो गया संख्यावाचक विशेषण। 3 फलों का समूहार, त्रिफला। 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन। यानी कि जिस समास में संख्यावाचक विशेषण हो तो उससे हम कहेंगे द्विगु समास। 4 राहों का मेल, चौराहा। 9 ग्रहों का समाहार, नवग्रह। इस तरह जिस समास में अभाव या निषेध के अर्थ में किसी शब्द के पहले अगर अ, न, अन, ना, गैर, वे, ला जैसे पद लगते हैं उसे नस तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बारे में थोड़ी और जानकारी, जैसे कि तत्पुरुष का भेद नन समास है जब निषेधार्थ बोध के लिए न,
अन आ पद का प्रयोग होता है तो वहाँ नंद समास होते हैं। इसमें पूर्व वर्ण यदि व्यंजन होता है तो अ तथा स्वर हो तो अन का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हम लिखेंगे विग्रह वाक्य में न शांति तो उसका समस्त पद क्या हो जाएगा? अशांति। न समर्थ असमर्थ, न शक्त अशक्त। उसी के प्रकार न आकृति अनाकृति, न एकधा न अनेकधा। इस प्रकार के नाम समास बनाए जाते हैं। उसने कुछ उसे उदाहरण देकर समझाया है। अकाल, अकाज। उसने कहा था निषेध के अर्थ में किसी शब्द के पहले अगर अ, न, अन, ना ये सारे वर्णों का उपयोग हो, जैसे कि अकाल में अ के प्रयोग है, नास्तिक में ना की प्रयोग है, अनहोनी में भी आ की प्रयोग है, बेपरवाह मैंने बे की, लापरवाह मैंने ला की। यानी कि वे, ला, गेर अगर इस सब वर्णों का व्यवहार हो पहले अक्षर में तो उससे हम नंस तत्पुरुष समास कहते हैं। अब दूसरे भाग में देखेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो तथा उत्तर पद अप्रधान हो, पूर्व पद को मुख्य माना गया है उत्तर पद को नहीं, तो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। पूरे पद का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह होता है और वह स्वयं भी अव्यय बन जाते हैं। जैसे प्रतिदिन, यहाँ पर हो गया प्रतिदिन, यथा समय, यथा समय, हर रोज, हर रोज, भरपेट, भरपेट। यहाँ पर उत्तर पद अप्रधान है और पूर्व पद प्रधान है। अव्यय के 2 बार कथन से उसे अव्ययी भाव समास भी बनाते हैं, जैसे कि बीचों बीच, पहले, पहल, इस तरह के अव्यय पद भी बनाए जाते हैं। प्रतिदिन यानी कि दिन हो गया यहाँ पर प्रधान पूर्व पद और प्रति हो गया यहाँ पर अप्रधान। यथा समय, समय हो जाता है यहाँ पर पूर्व पद प्रधान और यथा हो गया यहाँ पर अप्रधान। इसी तरह फिर द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, यानी कि पाप और पुण्य। यहाँ पर उत्तर पद भी मुख्य है और पूर्व पद भी मुख्य है, पाप भी और पुण्य भी, और जो शब्द बन जाता है ऐसे उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। और ऐसे समास में बीचों में आने वाले समुच्चय बोधक पद या पदों को लोप किया जाता है, जैसे पाप और पुण्य हो जाएगा पाप पुण्य, भात और दाल, भात दाल, राजा और रंक, राजा रंक। इस तरह का द्वंद्व समास बनाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में कोई भी प्रधान ना हो, इसमें दोनों प्रधान थे इसलिए वो द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही प्रधान ना हो, जैसे कि सट है आनंद जिसके, यानी कि सड़ा नन, और सभी पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का व्यंजित करता हो या अन्य अर्थ को प्रकाश करता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि सड़ानन, सट है आनंद जिसके, कार्तिक है उसने सड़ा कहा जो कि सट का मतलब है, नन का मतलब होता है आनंद, लेकिन ये दोनों मिल गए तो उसका अर्थ बन गया कार्तिक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश को समझा जाता है। दशानन, 10 आनन है जिसके, यानी कि इसे हम रावण को समझते हैं। इसीलिए पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही यहाँ पर प्रधान नहीं है, और दोनों के जगह, यानी कि अगर यहाँ पर दोनों ही प्रधान ना होने के कारण ये किसी दूसरे अर्थ को व्यंजित करता है, इसीलिए इसे हम कहेंगे बहुब्रीहि। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु या नारायण को समझता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव को समझते हैं। पीताम्बर, पीता है अंबर जिसका, इसे हम श्री कृष्ण को समझते हैं। तो इसी तरह बहुब्रीहि समास को बनाया जाते हैं। तो समास के विभागीकरण तुम्हें यहाँ पर दिया गया है। समास चार प्रकार के हैं। पहला होता है तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्रीहि।
तत्पुरुष समास को 5 भाग में विभागीकरण किया गया है, जैसे कारक आधारित, कर्मधारय तत्पुरुष समास, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास, द्विगु समास और नंस तत्पुरुष समास। फिर कारक आधारित तत्पुरुष को 6 प्रकार: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो ये था समास का विभागीकरण। इस वीडियो को ध्यान से देखो, फिर समझने की प्रयास करो। उत्तर पद और पूर्व पद कैसे प्रधान होते हैं, कैसे उनका उपयोग होता है और उनका व्यवहार कैसे किया जा सकता है। अब हम विषय के अभ्यास पर ध्यान देंगे। जैसे कि उसने लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को विग्रह करने को कहा गया है और विग्रह पदों को समास रूपी, जैसे राजा का दरबार, राज दरबार, घन के समान श्याम, घन श्याम, तीनों लोकों का समूह, त्रिलोक, इस तरह का शब्द बनाया जाता है। यानी कि उसने तुम लोगों को विग्रह पदों के समास विग्रह करके दे दिया है, तुम्हें उनसे समास बनाना है। उसी प्रकार चौराहा, यहाँ पर चौराहा दिया गया है और चौराहे को उसने कहा है विग्रह करने के लिए। हमने किया था यहाँ पर ऊपर चौराहा यानी कि 4 राहों का मेल, चौराहा नहीं किया था, लेकिन उसी के जैसा एक शब्द बनाया था जो कि बहुब्रीहि समास में है, और उसे हम कहेंगे समास पद को विग्रह करना और यहाँ पर विग्रह को समास बनाना। निम्नलिखित समासों के नाम लिखिए कहा गया है। फिर तत्पुरुष समास के आधारित समासों को उदाहरण देने के लिए बताया गया है। फिर नंस तत्पुरुष समास के आप क्या समझते हैं, क्या किसे कहते हैं नंस तत्पुरुष समास, और उसके कुछ उदाहरण। ये सारे अभ्यास को अपने आप करने की प्रयास करो। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में और एक नया विषय पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।